नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज लेके आते हैं। उसी क्रम में आज हम एक नया क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेके आए हैं। पार्ट नंबर 11 अगेन बिलोंग्स टू रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर इसमें आए आप फर्स्ट क्वेश्चन 101। ये क्या कह रहा है जी आपको? ए गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम्स एट। रिसर्च लिटरेचर के अंदर क्या होता है, हम एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए, रिसर्च पेपर लिखने के लिए हमसे पहले उस टॉपिक पे कितने लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, जब उसका हम डाटा इकट्ठा करते हैं, पुरानी स्टडीज को देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च लिटरेचर। तो लिटरेचर को सर्च करने का पर्पस क्या होता है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। क्या रिसर्चर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कंटेंट को एनालाइज कर रहा है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एंड देयर एफिलिएशंस। क्या हम उनके ऑथर्स को देख रहे हैं, किस किसने रिसर्च किया है? या जनरेट्स रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस। सो दिस इज द राइट आंसर। क्या करते हैं, हमारा लिटरेचर करने का, लिटरेचर को देखने का मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव हमारा पर्पस क्या होता है कि हम कौन से रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करने वाले हैं। जब भी हम, जैसे मैंने पहले भी एक वर्ड यूज किया होगा आपके लिए किसी ना किसी एमसीक्यू सीरीज में, रिसर्च गैप हम बोलते हैं कि हम पुराने ऑथर्स के द्वारा किए गए काम को देखकर ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर गैप है। हमारा इस रिसर्च को करने का उद्देश्य क्या रहेगा कि सब इन लोगों ने इतना काम कर दिया है, कौन से एरिया में एक्सप्लोर नहीं किया वहां मैं खुद करूंगा। तो यानी कि मैं अपने लिए कुछ क्वेश्चन निकालता हूं जो मेरी रिसर्च में मुझे करने हैं। तो ये हमारा प्राइमरी मोटिव होता है रिसर्च की, लिटरेचर को देखने का। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following options are the main task of research in modern society? Again, it's a general question कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, हमारी आज की डेट में सोसाइटी में हमारा मेन रोल एज ए रिसर्चर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन देखें, आपको जो आंसर दिया गया है अलग अलग ऑप्शन है, यानी इनमें से 2 भी ठीक हो सकते हैं, 3 भी और 4 भी। तो पहला पढ़ें आप, टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज। बिल्कुल ठीक बात है। रिसर्च करने का मेन एजेंडा ये भी होता है कि सोसाइटी में नया क्या आ रहा है हम अपडेट रखें अपने आप को और पब्लिक को भी करवाएं। टू डिस्कवर द न्यू थिंग्स, अगेन सिंपल सा लॉजिक है, सब रिसर्च करने का उद्देश्य ये भी होता है कि आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने जा रहे हो। टू राइट ए क्रिटिक ऑफ द अर्ली राइटिंग्स, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ किसी के काम को क्रिटिसाइज करना नहीं हो सकता, तो ये मैं इसको कट कर रहा हूं। फोर्थ है, टू सिस्टमैटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन और द सोर्स विद ऑब्जेक्टिविटी। ये बिल्कुल राइट है। तो अगर आप इस चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस थर्ड को छोड़कर बाकी सारी स्टेटमेंट इस बात को कहती हैं क्या, कि अच्छी रिसर्च का मॉडर्न सोसाइटी में क्या यूज है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे, दिस इज 1 2 4 1 2 3, जबकि हमने क्या कट किया था 3। ठीक है, तो आपका आंसर यहां पर क्या बनेगा? ए 1 2 4, यानी कि थर्ड ऑप्शन को कट करते हैं आप। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When academicians are called to deliver the lecture or presentation to an audience on a certain topic, उसको हम क्या नाम देंगे? और टॉपिक क्या होना चाहिए? सेट ऑफ टॉपिक्स ऑफ एजुकेशनल नेचर। तो आप देखें ऑप्शन से, बाय नेम यू मस्ट बी क्लियर, इट्स आंसर शुड बी सेमिनार, क्योंकि सेमिनार ही प्योरली एकेडमिक नेचर का होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो कॉर्पोरेट में चलते रहते हैं, किसी एक स्पेसिफिक स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, किसी को नॉलेज, किसी के स्किल, किसी की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। एंड वर्कशॉप, अगेन वर्कशॉप इज प्योरली फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स के लिए होती है। सिंपोजियम अगेन सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस मीटिंग को बोलते हैं हम, पर जो एकेडमिक पर्पस से होता है वो क्या होता है? सेमिनार, जहां पर एक कुछ टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन किया जाता है। चलिए जी 104 पे आते हैं।
जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, क्या किया आपने, सैंपल आपने लिया और सैंपल के बेस पे आपने कंक्लूजन निकाल दिया, इस चीज को हम क्या नाम देंगे? तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आंसर आएगा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। होता क्या है, एक होता है आपके लिए पॉपुलेशन और एक होता है आपके लिए सैंपल। इस पॉपुलेशन में से ही सैंपल को डिराइव किया जाता है। तो जो पॉपुलेशन के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, और जो सैंपल के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा मीन, तो पॉपुलेशन के मीन को डिनोट किससे करते हैं साहब, म्यू से। सैंपल के मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक वर्ड हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन SD पॉपुलेशन का दिया जाए तो ये सिंबल यूज होता है, अगर सैंपल का दिया जाए तो स्मॉल s। तो ये अलग अलग है, यानी पॉपुलेशन और सैंपल दोनों में फर्क है। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा था सैंपल के बेस पे आप रिजल्ट को डिफाइन करते हो, उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। चलिए जी 105 पे आते हैं। What do you consider as the main aim of the interdisciplinary? ये बहुत कॉमन वर्ड है, सुना होगा आपने। जब भी आप किसी नेशनल सेमिनार में किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो अक्सर एक वर्ड लिखा मिलता है कि साहब ये इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब उसमें एक सब्जेक्ट के ना होके बहुत सारे सब्जेक्ट के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक कॉन्फ्रेंस करवा दी, उसका टाइटल था मान लीजिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर रिसर्च पेपर लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इन्वायरमेंटल साइंस के ही हो, आप आर्ट्स के बच्चे हो सकते हो, आप कॉमर्स के हो सकते हो, एक जनरल टॉपिक हो गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है साहब हम जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात करते हैं ना, उसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या ऐसा क्या कहना चाहते हैं हम? तो आप देखें ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन के अंदर जो सबसे बेस्ट आंसर है मैं आपको यही बता रहा हूं वो है बी। क्या कहना चाहता है, टू रिड्यूस द एम्फेसाइज ऑफ ए सिंगल सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए रिसर्च के अंदर कि आप एक सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करो, आपको सभी सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करना जो इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस का कोई डिफरेंशिएट ना हो। तो ये इसका राइट आंसर है। 106 देखें आप, टाइप्स ऑफ रिसर्च जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक रिसर्च आती है, उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल के अगेन दो पार्ट्स होते हैं। तो यहां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है साहब, दिस टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडीज द सेम इंडिविजुअल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ निश्चित लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया, उन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उन्हीं से रिसर्च करते रहते हैं। तो इसके अंदर एक मेथड होता है ट्रेंड स्टडी, इसी का पार्ट है। एक होता है पैनल स्टडी, दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आते हैं, जहां पर हम इस सिलेक्टेड इंडिविजुअल से बार बार क्वेश्चन रेज करते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एज वेल एज बी। ओके 107 रिसर्च डिजाइन इज। अभी क्वेश्चन कहता है साहब डिजाइन क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है? कहता है साहब इट्स ए कॉमन मेथड अडॉप्टेड बाय ऑल द रिसर्चर टू कैरी आउट द रिसर्च। क्या ये सभी का कॉमन होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। द फाइनल चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ऐसा भी नहीं है। प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स, नो, ये प्रेजेंटेशन की बात ही नहीं करता। तो हमारा जो डिजाइन का मीनिंग होता है वो ये होता है, क्या, इट्स ए फ्रेमवर्क। डिजाइन क्या होता है, रिसर्च का डिजाइन एक फ्रेमवर्क होता है फॉर एवरी स्टेज ऑफ द डाटा कलेक्शन एंड इट्स एनालिसिस। डाटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम सब डाटा कहाँ से लेके आएंगे, वेदर वी विल यूज प्राइमरी डाटा और वी विल यूज सेकेंडरी डाटा। अगर आप प्राइमरी करोगे तो कौन सा मेथड यूज करोगे, अगर आप सेकेंडरी लोगे तो कहाँ से लोगे, डाटा लेने के बाद हम कौन सा टूल लगाएंगे। ये सारी की सारी बातें आपको अपने एक टॉपिक, एक चैप्टर बल्कि कहना चाहिए, बनाना पड़ता है। उसका नाम होता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन एक फ्रेमवर्क है, एक रोड मैप होता है आपकी रिसर्च का, जहां पर हम ये देखते हैं कि अब हम इंट्रोडक्शन चैप्टर लिख चुके हैं, हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर चुके हैं, उसके जस्ट बाद 3rd नंबर पे आता है रिसर्च डिजाइन, जहां हम ये देखते हैं कि डाटा कलेक्शन कैसे होगा और उसको एनालाइज कैसे किया जाएगा। चलिए 108 यहां एक अप्रोच की बात की गई है। कहता है एक ऐसी अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, अजम्पशन क्या है,
सोशल फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑब्जर्विंग कॉज एंड इफेक्ट। यानी एक ऐसी अप्रोच के बारे में बताओ जिसकी मेन मान्यता क्या होती है कि कोई भी सोशल फिनोमेना, कोई भी सामाजिक मतलब ऐसी बात है which can be explained by observing cause and effect, जो सिर्फ cause and effect पे टिकी हुई है, बिल्कुल रैशनली आपको बात करनी है। तो इसके अंदर आप ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म एक ऐसी ब्रांच है रिसर्च की, ये टॉपिक हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी में, एप्टीट्यूड में ऐड हुआ है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो इसमें दो तीन टर्म आती हैं, ऑन्टोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, पॉजिटिविज्म है। अगर आपको इसका फर्दर डिटेल जाननी हो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसके अंदर हमने डिटेल में इसकी बात की हुई है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको मीनिंग बताऊं, जहां पर ऐसा सोशल फिनोमेना जिसकी हम कॉज एंड इफेक्ट को देखकर विश्वास करते हैं, उस अप्रोच का नाम होता है पॉजिटिविज्म। चलिए नेक्स्ट आते हैं साहब 109। अगेन वन मोर क्वेश्चन इसी तरह का, एन ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन। ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन कहता है इज यूजुअली अबाउट, किसके बारे में होता है? डायग्नोज ऑफ ए मेडिकल प्रॉब्लम? नो, मेडिकल प्रॉब्लम के लिए नहीं होता। स्टडी ऑफ थिंग्स आउटसाइड आवरसेल्व्स, और इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रियलिटी। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है साहब, आउटसाइड यानी हमारे से बाहर, नेचर में, रियलिटी में, कि बेसिकली एक फिलोसफिकल अप्रोच है कि बाहर क्या चल रहा है उसकी हम स्टडी करते हैं, एक वे है स्टडी करने का। अगेन आई सेड आपको कि मैंने एक इसके ऊपर वीडियो डाल रखा है, डिटेल में हमने बात की हुई है, आप वहां इसको पढ़े। फिलहाल मैं आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। ठीक है, ये दोनों नहीं होते क्या कि साहब यूज ऑफ क्वेश्चनर, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्टेबल लेवल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं ऑन्टोलॉजी में? स्टडी ऑफ थिंग आउटसाइड आवरसेल्व्स, जो हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, और वो जो एक रियलिटी है। ठीक है, चलिए जी, एंड द लास्ट वन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू टू कंसीडर वाइल डिजाइनिंग ए रिसर्च प्रोजेक्ट। आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो, कोई रिसर्च कैरी करना चाहते हो आप, तो उसको करने से पहले प्रैक्टिकल इश्यूज क्या हैं जो आपको देख लेने चाहिए? वो क्या? इंटरेस्टिंग होना चाहिए सब उसका कोई टॉपिक, ऐड टू द नॉलेज, क्या हमारी नॉलेज को ऐड करेगा, इसलिए हम कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, सबसे वैलिड जो वजह होती है वो ये होती है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज के अंदर आपकी मनी भी आ गई साहब, और नॉन फाइनेंशियल के नाम पे आपका एनर्जी लेवल भी आ गया। कितनी मैन पावर है आपके पास, कितनी एनर्जी लेवल है आपका, और दूसरा टाइम। तो तीनों चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना पड़ता है, फिर ही हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, कि साहब अगर आपको मान लो रिसर्च कोई बहुत बड़ी संस्था फंडिंग कर रही है जहाँ पर मनी का इशू नहीं है, तो आप बड़े लेवल पर रिसर्च कर सकते हो। क्या आप रिसर्च अपनी सिर्फ डिसर्टेशन पूरी करने के लिए कर रहे हो तो एक अलग स्केल पे करेंगे काम। तो कुल मिलाकर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल इशू है, रिसर्च शुरू करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए कि हमारे पास कितना समय हम अफोर्ड कर सकते हैं, कितना हम एनर्जी लगा सकते हैं, कितना हम पैसा लगा सकते हैं। जैसे एमफिल की डिसर्टेशन का और पीएचडी की थीसिस में यही फर्क होता है टाइम वैल्यू का, है ना। टाइम एमफिल में 1 ईयर में कर लेते हैं हम, और उसको एक्सपेंड कर दें तो पीएचडी में हम 4 साल भी लगे रहते हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस रिसर्च के मैंने आपको करवा दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें, ये एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी काम आएंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, तब तक आप इसको पढ़ें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।